चलिए। हेलो। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है, सिविल सेवाएं, इनके बारे में जानते हैं। तो भारत में सिविल सर्विसेज जो है यानी लोक सेवाओं का जन्म कहाँ से हुआ आपको पता है? ब्रिटिश काल में ही हुआ। क्या? कब हुआ? ब्रिटिश काल में ही हुआ। हम्म तो कंपनी के शासन काल में जो है भारत में लोक सेवाओं का चयन जो है हेलीबरी कॉलेज की एक चयन समिति बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट द्वारा किया जाता था। कौन करता था कंपनी के शासनकाल में लोक सेवकों का चयन? तो हेलीबरी कॉलेज की एक चयन समिति तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था। लेकिन आप जानते हैं कि 1854 में मैकाले 1854 में क्या हुआ कि 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में गठित द कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज ने लोक सेवाओं के लिए नियुक्ति की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कराने का सुझाव दिया। यानी लोक सेवकों का सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला जो स्मृति आता है वो आता है हेलीबरी कॉलेज की चयन समिति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से सिविल सर्विसेज का चयन करती थी। लेकिन 1854 में जाकर के मैकाले, आप जानते हैं डलहौजी का कार्यकाल है, रेल डाक तार चलक है 53 में, तो 54 में रेलवे में नौकरी है। ऐसे हम लोग याद करते हैं कि रेलवे में नौकरी होगा तब प्रतियोगी परीक्षा होगा, लेकिन सिविल सर्विसेज को ध्यान में लेकर के समझिए कि 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में गठित द कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज ने लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए क्या शुरू किया? प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कर दी। ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में, तो उसके अनुसार भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगी परीक्षा जो है वो 16 जुलाई 1855 को लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा 16 जुलाई 1855 को लंदन में किया गया था। मैकाले के समय जो ये प्रतियोगी परीक्षा इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए शुरू हुई थी, पता उसमें कितना एज था? मात्र 18 से 23 वर्ष के लोग प्रतिभागी बन सकते थे। कितना वर्ष के एज में प्रतिभागी बन सकते थे? 18 से 23 वर्ष के आदमी। सोचिए, आप लोग सोचने का मुद्दा है कि नहीं जी? 18 से 23 वर्ष मात्र एज। 1860 में क्या हुआ? सिविल सेवा प्रतियोगिता में परीक्षा में प्रवेश की आयु सीमा को 22 वर्ष कर दिया गया और कम कर दिया गया। ठीक है। तो ऐसे करके ये घटते बढ़ते रहा। ये आपको कितना कम बेसी हुआ ये बस इतिहास का मुद्दा है, ये पढ़ना नहीं है। भारत में सिविल सर्विसेज में प्रवेश आयु घटने के विरोध में एक प्रबल आंदोलन किए थे जिनका नाम था सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब सिविल सर्विसेज में एज घटाया गया तो पूछते हैं कि आंदोलन किसने किया था, तो क्या कहिएगा? सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आंदोलन किया था। 1886 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, आपको पता है। और उसके एक साल बाद 1886 में, ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने, कौन थे वायसराय? वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन ने इस बात पर विचार करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा में न्यूनतम आयु को बढ़ाए जाए या नहीं, तथा परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ ली जाए या नहीं पर विचार करने के लिए चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में एचिसन आयोग का नियुक्ति किया। कौन सा आयोग का नियुक्ति किया? एचिसन आयोग। एचिसन आयोग का नियुक्ति किसने किया? लॉर्ड डफरिन ने 1886 में किया। एचिसन आयोग का संबंध किससे है? तो कहिएगा सिविल सर्विसेज से। क्यों किया गठन? गठन किया कि सिविल सर्विसेज में एज को बढ़ाया जाए कि नहीं, भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा हो या नहीं, इसके लिए नियुक्त किया। आयोग ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षाएं एक साथ इंग्लैंड और भारत में लेने का विरोध किया, लेकिन परीक्षा में बैठने की आयु 23 वर्ष करने का सुझाव दिया। कितना करने का? 23 वर्ष करने का सुझाव दिया। ठीक है। फलस्वरूप 1886 में लॉर्ड डफरिन के देखरेख में जो एचिसन आयोग था उसने क्या कहा कि 23 वर्ष आयु रहना चाहिए।
ठीक है, लेकिन परीक्षा में बैठने की आयु 23 वर्ष हो, लेकिन एक साथ परीक्षा इंग्लैंड और भारत में लेने का इसने क्या किया, विरोध किया। उसके बाद 1892 में क्या हुआ कि निम्नतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इस आयोग के सिफारिश पे 1906 में लंबे संघर्ष के बाद सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश की आयु 22 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष निश्चित की गई। मतलब निम्नतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष। ठीक है, एक और आयोग बना था 1912 में। 1912 में एक आयोग बना जिसका नाम था इस्लिंगटन आयोग। 1912 में कौन सा आयोग बना है, इस्लिंगटन आयोग। तो इस्लिंगटन आयोग ने कहा कि सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ लेने का सुझाव दिया। तो अगर आपको पूछे कि सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा एक साथ लेने का सुझाव कौन आयोग दिया, तो कौन आयोग कहिएगा, इस्लिंगटन आयोग। और विरोध कौन किया, तो 1886 में जो बना था एचिंसन आयोग। क्या आपके समझ में आ रहा है मेरी बात? तो जब 1912 में इस्लिंगटन आयोग ने सुझाव दिया कि भारत और इंग्लैंड में एक साथ प्रतियोगी परीक्षा हो सकती है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे कि आप लोकप्रिय नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको ये भी पता है कि पहला नाम होता है भारत सचिव का और दूसरा नाम होता है उस समय के गवर्नर जनरल का। यानी गवर्नर जनरल का पद तो बदल चुका है, वायसराय का। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, इसमें निश्चय ले लिया गया इस्लिंगटन आयोग 1912 के सिफारिश पर कि अब जो है भारत और इंग्लैंड में एक साथ प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत के इलाहाबाद में 1922 में आयोजित किया गया। कब किया गया एक साथ? इंग्लैंड और भारत के इलाहाबाद में एक साथ प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कब किया गया? 1922 में। ये सिविल परीक्षा की बात है। 1855 से 1921 तक सिविल सेवा परीक्षा बोले तो कहाँ हुआ? 1855 से 1921 तक सिविल सेवा का परीक्षा कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन 1922 में कहाँ होने लगा? भारत में होने लगा। क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं? बताइए। समझ गए मेरी बात? ली आयोग, देखिए ली आयोग के सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में किया गया था। ली आयोग के सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के सुझाव पर 1926 में किया गया था, ली आयोग के कहने पर। और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते थे। इसके अध्यक्ष थे सर रोज बारकर। कौन अध्यक्ष थे? सर रोज बारकर। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम बदल करके, लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। समझिए मेरी बात को। 1926 में ली आयोग के सिफारिश पे 1926 में ली आयोग के सिफारिश पे, ठीक है, पहली बार लोक सेवा आयोग का स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में किया गया। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम क्या कर दिया गया? संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में संविधान लागू हो गया, भारतीय संविधान लागू हो गया, तो संघीय लोक सेवा आयोग जो था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका नाम कब पड़ा था? 1935 में। ली आयोग 1926 में क्या नाम दिया था? सीधे लोक सेवा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ली आयोग दिया था केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 में। भारत सरकार अधिनियम 35 में क्या नाम पड़ गया? फेडरल पब्लिक सर्विसन, संघीय लोक सेवा आयोग। क्या ली आयोग कहा था केंद्रीय लोक सेवा आयोग। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हो गया तो ये जो FPSE कहिए, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 35 में था, उसका नाम बदल करके UPSC कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? UPSC कर दिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया। आइए हम जानते हैं दुनिया के देशों में जैसे पब्लिक सर्विसेज चलती है, वैसे ही हमारे देश में
जो पब्लिक सर्विसेज चलती है उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है अखिल भारतीय सेवाएं बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे अखिल भारतीय सेवा उन्हें कहते हैं जिनके अधिकारी केंद्र यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए जाते हैं तथा केंद्र के मूल नियंत्रण में रहते हैं, जबकि सेवाएं राज्य में देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर आपका चयन होगा, अखिल भारतीय सेवा में आपका चयन होगा, तो आप जो है संघ लोक सेवा आयोग आपका भर्ती करेगा। आपका भर्ती कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग आपका भर्ती करेगा, यानी यूपीएससी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो संघ लोक सेवा आयोग आपका भर्ती करेगा, तो आप सेवा कहाँ जाकर दीजिएगा? राज्यों में जाकर के सेवा दीजिएगा। कहाँ सेवा दीजिएगा? राज्यों में। लेकिन आपका मालिक कौन होगा? केंद्र सरकार होगा। कौन होगा मालिक? केंद्र सरकार होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद कितना के तहत किया गया है? 312 के तहत। कितना के तहत किया गया है? 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवा का सीधे आप समझिए कि यूपीएससी, ठीक है। तो इससे आपका सिलेक्शन होगा। यूपीएससी अगर आप निकालिएगा तो आपका सिलेक्शन कौन करेगा? आपका सिलेक्शन कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग आपका सिलेक्शन करेगा। यूपीएससी के लिए उसका बोर्ड है अपना, क्या? और वो सिलेक्शन करेगा तो आपका मालिक कौन होगा? केंद्र सरकार होगा। लेकिन आप सेवा जाके कहाँ दीजिएगा? नौकरी कहाँ कीजिएगा? तो राज्यों में जाकर के सेवा कीजिएगा। विभिन्न राज्यों में जो राज्य का कैडेट आपको मिलेगा वहाँ जाके आप जॉब कीजिएगा। समझ रहे हैं? अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 312 में, अच्छा अखिल भारतीय सेवा का किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो क्या कहिएगा? 312 में। 312 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से 2 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया था। 1951 में क्या था? 2 था, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, दूसरा क्या था? भारतीय पुलिस सेवा। यानी यूपीएससी से जो बहाली होती है, ठीक है, तो एक बहाली होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक होता है भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है, 2 हो गया। और एक और जो है अभी वर्तमान में है, जो 3 है, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। यानी यूपीएससी से माध्यम आपका होगा तो या तो आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी आईएएस बनिएगा, नहीं तो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस बनिएगा, और नहीं तो भारतीय वन सेवा में आपका सिलेक्शन होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपका सिलेक्शन होगा। फॉरेन सर्विस कभी कभी लोग समझ लेते हैं कि यूपीएससी है तो फॉरेस्ट क्या होगा? जंगल क्या होगा? नहीं, फॉरेस्ट ही है, फॉरेन नहीं है। समझ गए बात? तो यूपीएससी से सिलेक्शन होगा तो कहाँ कहाँ क्या क्या मिल सकता है सेवा का मौका? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? बताइए। अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? अगर आपको पूछे कि अखिल भारतीय सेवा यानी यूपीएससी जो है, इसके गठन का प्रावधान किसको दिया गया है? संघ लोक सेवा आयोग है ये। संघ लोक सेवा आयोग तो नाम दिया गया था, अभी मैं पढ़ रहा हूँ अखिल सेवा, मतलब 3 जो सेवा बांटा गया है, 3 सेवा बने ना देश के समान, 3 भागों में बांटा गया, इसमें हम अखिल भारतीय सेवा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा का पूछे चर्चा, ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो क्या कहिएगा? अनुच्छेद 312 में है। किस में है अखिल भारतीय सेवा का चर्चा? अनुच्छेद 312 में, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा में सिलेक्शन होगा तो क्या क्या बनिएगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा मिलेगा, भारतीय पुलिस सेवा मिलेगा और भारतीय वन सेवा मिलेगा। समझ गए? अब पूछेगा किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो कहिएगा अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का चर्चा है। किस अनुच्छेद में? 312 में, ठीक है। तो कैसे होगा? अच्छा, अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रावधान किसको है? तो किसको कहिएगा? संसद को है। किसको प्रावधान है? संसद को, ठीक है। तो राज्यसभा, देखिए कैसे होगा, अनुच्छेद 312 के अधीन राज्यसभा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों, राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अखिल भारतीय सेवा सृजन करने का अधिकार किसको मिला है? लोकसभा की राज्यसभा को? राज्यसभा को मिला है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अखिल भारतीय सेवा सृजन करने का अधिकार संसद को दिया गया है, और संसद में राज्यसभा जो है 312 अनुच्छेद के तहत उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करती है
और घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के का व्यवस्था करती है। अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता है कि इन सेवाओं के लिए भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, फिर उन्हें विभिन्न राज्य के कैडर सेवा के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार इन पर राज्यों तथा केंद्र दोनों के अधीन काम करने की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। अखिल भारतीय सेवा का यह स्वरूप भारतीय संघ की एकता के स्वरूप को मजबूती देता है। ठीक है, इस समय 3 संयुक्त कैडर सहित कुल 24 राज्य कैडर है। संयुक्त कैडर 3 है, एक है असम और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा दूसरा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपने क्या अखिल भारतीय सेवा के बारे में आपको समझ में सारा बात आ गया? अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में कोई कन्फ्यूजन है, बताइए। देश की सेवाएं 3 भागों में बांटा गया है। पहला मैंने अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 का चर्चा किया, ये बात आपके समझ में आ गया। इसी में आता है IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सिलेक्शन करता है कौन? संसद को इस पर अधिकार है, सिलेक्शन करता है केंद्र सरकार। ठीक है, और भेजता है सेवा देने के लिए कहाँ? राज्य में। ठीक है, टोटल कितने कैडर है? 24 कैडर है देश में, जहाँ जाकर आज जाके इनको ड्यूटी करना पड़ेगा। समझ गए अच्छा से? अब मैं बात करता हूँ केंद्रीय या संघीय सेवा, जिसको सेंट्रल सर्विसेज बोलते हैं, सेंट्रल सर्विस। तो केंद्रीय सेवाएं पूर्णतः केंद्र के अधीन राष्ट्रीय स्तर की सेवा होती है। इसके सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ये अपनी सेवाएं सिर्फ केंद्र सरकार को देता है। केंद्रीय वाला सेवा जो है, केंद्रीय सेवा, इसका नियुक्ति कौन करता है? सिर्फ केंद्र सरकार करता है। और ये सेवा भी किसको देता है? केंद्र सरकार को ही देता है। इन सेवाओं में 4 प्रकार के सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के कर्मचारी नियुक्त होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा श्रेणी का कर्मचारी। ठीक है, पहला और द्वितीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी उच्च पदों पर काम करते हैं। इन्हें राजपत्रित अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। मतलब मान लिए कि मेरा जो सर्विस है, मैं सेंट्रल सर्विस में हूँ ना, तो हम लोगों में 4 प्रकार का पोस्ट है। क्या? A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, है ना? तो ये मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय या संघीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विस। तो इसमें पहला और द्वितीय जो है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में अगर सिलेक्शन होगा A और B में, तो सीधा वो ऑफिसर रहिएगा, गैजेटेड ऑफिसर रहिएगा। तृतीय श्रेणी के दफ्तर के लिपिक होते हैं, जैसे टाइपिस्ट हो गया, क्लर्क हो गया, ये हो गया। और चतुर्थ श्रेणी में जो हो गया, वो नीचे काम करने वाले हो गए, चपरासी हो गए, दफ्तर आदि में काम करने वाले लोग हो गए। ठीक है, समझ गए पूरा का पूरा बात? तो ये कौन सा सेवा है? सेंट्रल सर्विस है। समझ में आ रहा है अच्छा से आज सब कुछ? केंद्रीय तथा अखिल सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति आपको पता है UPSC की सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तथा इनकी नियुक्ति और सेवा शर्त को समय समय पर अनुच्छेद 309 के तहत संसद तय करने का काम करता है। कौन तय करने का काम करता है? संसद तय करने का काम करता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरा सेवा, राज्य का लोक सेवा। राज्य का लोक सेवा, ठीक है, पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट्स। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IS और भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अन्य कर्मचारी की लोक सेवा के सदस्य होते हैं। लेकिन राज्य के अधीन कार्य करने वाले समस्त पदाधिकारी राज्य की लोक सेवा के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिविजनल कमिश्नर, जिलाधीश, पुलिस सुपरिटेंडेंट, राज्य के प्रशासन में विभिन्न विभागों के सचिव होते हैं आदि प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के सदस्य होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यपाल करते हैं। और इनकी नियुक्ति और सेवा शर्त राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पे क्या होता है जी? तय होता है। तो अगर आपको संक्षिप्त में कोई पूछे जो अखिल भारतीय सेवा का मतलब क्या है, तो कहिएगा कि अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का चर्चा है। ठीक है, और कहिएगा जो अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार किसको दिया गया है, तो क्या कहिएगा? संसद को दिया गया है। संसद में पूछे जिसके लिए कौन संकल्प लाता है, तो कहिएगा अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और
मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करता है। तो कहिए अखिल भारतीय सेवा के लोग जो चयन होता है तो क्या होता है, तो कहिएगा उनका चयन केंद्र सरकार करती है, लेकिन वो सेवा कहाँ देते हैं, राज्यों में देते हैं। यानी राज्य और केंद्र दोनों का सेवा कौन देते हैं, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य देते हैं। ठीक है। अच्छा, पूछे कि अखिल भारतीय सेवा में नियुक्ति होगा तो आप क्या क्या बनिएगा, तो कहिएगा मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा और मैं आईएफएस बनूंगा। तो अखिल भारतीय सेवा कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का है ना। फिर केंद्रीय सेवा जो हम लोग पढ़े हैं, केंद्रीय सेवा सेंट्रल सर्विस, उसमें 4 प्रकार के कर्मचारी का नियुक्ति होता है ना, 4 प्रकार के कर्मचारी का नियुक्ति ABCD ग्रुप में। तो ए और बी क्या होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। उसमें आपको भारतीय विदेश सेवा मिलेगा, भारतीय आबकारी सेवा, भारतीय रेलवे अभियंता सेवा, एक्साइज सेवा मिलेगा, भारतीय प्रतिरक्षा, कैग, भारतीय डाक सेवा, रेलवे ट्रैफिक सेवा, मिलिट्री भूमि सेवा। ये सारा चीज़ आप किससे बनिएगा, सेंट्रल सर्विसेज से। राज्य सेवा में जाइएगा तो राज्य सेवा में क्या बनिएगा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य ऑडिट एवं अकाउंट, ये DSP वगैरह बनते हैं ना। तो ये सब कैसे बनते हैं, ये सब बनते हैं आप DSP वगैरह, ये सब कैसे बनते हैं, राज्य सेवा से बनते हैं। क्या पूरा का पूरा कहानी यहाँ तक समझ में आपको आया, बताइए। कुछ रोचक बात देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 से स्थापित किया गया। और उस समय इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे। और इसका 1935 में नाम क्या कर दिया गया, UPSC कर दिया गया ना। तो अगर आपको पूछे कि सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहला भारतीय व्यक्ति कौन थे, सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, पूछता है परीक्षा में खूब। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़का भैया थे, इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़का भैया जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। समझ गए कहानी। तो क्या हुआ, इंडियन सिविल सर्विसेज तथा इंडियन पुलिस सर्विसेज का विस्थापन खोजने के लिए अक्टूबर 1946 में प्रोविजनल प्रीमियर्स कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, अंतरिम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो उन्होंने सिविल इंडियन सिविल सर्विस को बनाए रखने का समर्थन किया। कहा गया जो इंडियन सिविल सर्विस जो ये अंग्रेज़ों के टाइम का दिया गया है, क्यों नहीं इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसको ख़त्म करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए क्या हुआ था, प्रोविजनल प्रीमियर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। लेकिन सिविल सर्विसेज को रहने देने का सपोर्ट कौन किए थे, जो गृह मंत्री थे उस समय। कौन थे गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने कहा कि इंडियन सिविल सर्विस को बनाए रखा और उनका नाम उन्होंने बदल करके भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS करने का सुझाव दिया। IAS कैसे कहता है सोनुआ, मुझे क्या बनना है, IAS, IAS बोलता है ना। तो सरदार जी ने क्या किया, सरदार पटेल जी ने कहा कि इसका नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया जाए। तो अगर आपको परीक्षा में कई बार पूछता है, आप लोग बताइए जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसको कहते हैं, तो क्या कहिएगा, सरदार पटेल को। किनको कहते हैं, सरदार पटेल को। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक सरदार पटेल को कहते हैं। लेकिन अगर आपको पूछे जो भारत में सिविल सर्विस का जनक, तो क्या कहिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको कहते हैं भारत में सिविल सर्विसेज का जनक, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। स्वतंत्रता से पहले इंडियन पुलिस सर्विस को, ठीक है, इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता था। समझ गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षा जुलाई 1947 में हुई थी। ठीक है, तो ये जो बातें हैं आप लोगों ने जाना। अब बताइए, एचिंसन आयोग किससे संबंधित है, सिविल सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारण से, है ना। कब बना था एचिंसन आयोग, 1886 में। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में कब हुआ था, 1922 में। किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा का नाम बदल करके संघीय लोक सेवा कर दिया गया, तो क्या कहिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। वर्तमान में कुल कितना अखिल भारतीय सेवा है, बताइए कितना है, 3 है, IAS, IPS और IFS।
भारतीय वन सेवा कब आया? 1963 में आया। ये बाद में आया वन सेवा, 1963 में आया। ठीक है। संघीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? तो 315 में लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? बताइए। राष्ट्रपति। हाँ। संघ लोक सेवा आयोग का जो खर्चा वर्चा होता है ये सारा किस पर व्यय होता है? तो भारत के संचित निधि पे। किस पे? भारत के संचित निधि पे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का क्या प्रावधान है? तो इन्हें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर हटाता है, सीधे नहीं हट सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के जांच रिपोर्ट के आधार पर कौन हटाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। अब देखिए संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके बारे में कुछ बात और जान लीजिए। तो संघ व राज्यों के लिए लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए उद्देश्य से एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में लोक सेवा आयोग का गठन है। तो संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग क्या बात होता है? ठीक है। 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप यूपीएससी कहते हैं। और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गठित है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहे तो उनके लिए संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकता है। समझ गए? ठीक है। राज्यपाल के अनुरोध पर कहते हैं इसके अतिरिक्त यदि किसी राज्य के राज्यपाल चाहे तो राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की संख्या और सेवा शर्त कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करते हैं। कौन तय करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या और सेवा शर्त कौन तय करेंगे? बताइए। राज्यपाल तय करेंगे। ठीक है। सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। तो प्रत्येक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में उपबंध अनुच्छेद 316 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 316 में। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं और सदस्य होते हैं पद ग्रहण करने से कितना वर्ष तक, कितना एज तक रहेंगे? 6 वर्ष तक सर्विस देंगे या 65 वर्ष तक? कितना तक? 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक। मतलब इस आयोग के बारे में बात हो रहा है, उसके कर्मचारी के बारे में नहीं। तो 60 वर्ष तक करेगा ड्यूटी। संघ लोक सेवा आयोग जो आयोग बना हुआ है, जो कमीशन है, उस कमीशन में जो आप जाइएगा, ठीक है, तो कितना दिन सेवा दीजिएगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। और राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग में जाइएगा तो 6 वर्ष या 62 वर्ष तक। समझ गए? संघ लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य राष्ट्रपति को व राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्यपाल को कभी भी अपना त्यागपत्र क्या करेगा? दे सकता है। किसी लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। जब इनका पद समाप्त हो जाता है, 65 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, तो फिर इनको क्या किया जाता है? पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 317 में। तो कहा गया है कि जिसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। मिसबिहेवियर के आधार पर, कदाचार के आधार पर। जब कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है तब वह अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है। कौन जांच करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और जांच के पश्चात राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति अध्यक्ष और राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने का क्या प्रावधान करता है। समझ गए? उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जांच प्रक्रिया के दौरान ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध होता है या लाभ का पद प्राप्त करता है तो इसे कदाचार माना जाता है और इस आधार पर उसे पद से हटाया जाएगा। ठीक है। तो ये जो है
इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 सवाल भी बना देता हूँ जो अभी तक परीक्षा में पूछा है। बताइए, पहली भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का स्थापना किस अधिनियम से किया गया? तो क्या कहिएगा, किस अधिनियम से भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था ना, बताइए। अच्छा, कहीं अगर कहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहे या कोई भी, तो उसका व्यय किस निधि पर भारित होता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है तो राज्य के संचित निधि पे, क्या केंद्र सरकार का है तो केंद्र के संचित निधि पे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रोज बैथ्यू बनी थी। कौन बनी थी? रोज बैथ्यू। एमपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन सा सही है? तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्या अलग अलग चीज़ है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है? तो कौन से तहत का हटाया जाता है? 315 में तो उसको लाया जाता है, 316 में नियुक्ति होता है, 317 से हटाया जाता है। क्या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है ना, संवैधानिक निकाय। कुछ अनुच्छेद बताइए। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग किस अनुच्छेद में दिया गया है? कितना बार आपको मैंने पढ़ाया है कैग? कितना? कैग 148 है ना जी, 148 बिल्कुल। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? वित्त आयोग 280 में, 280 में। प्रशासनिक अधिकरण कैट बोलते हैं 323 के ए में। और संघ लोक सेवा आयोग कितना में? 315 में, 315। अखिल भारतीय सेवा 312 में है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा। इससे कोई भी सवाल आप बना सकते हैं।